हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आप सभी को स्टडी ब्रेन्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। आई नो थोड़ा सा डिले हो गया है, बट अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी टाइम पे वीडियो अपलोड करने की। तो आज की वीडियो में पार्ट 3 ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हम करेंगे एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स क्या है, तरह तरह के विंड पैटर्न्स हमारे अर्थ पे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, एयर प्रेशर किस तरीके से काम करता है। और इसको समझने से पहले हम पुराने जितने भी वीडियोस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था वो भी हम रिवाइज़ करेंगे कि जैसे टेम्परेचर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को पूरे अर्थ में, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि अर्थ में हर एक जगह पे टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं पे माइल्ड टेम्परेचर होता है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर वेरिएशन क्यों होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, वो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम क्विक रिविजन से शुरुआत करेंगे क्योंकि ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मेरे चैनल के साथ जुड़ते हो तो मैं इसी तरीके के कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करके दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल मेरे वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा जिसको ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो सबसे पहले हम एक रिविजन से चालू करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। मतलब हमें पता है कि हमारे पूरे अर्थ में जो भी टेम्परेचर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कहीं पे टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं पूरे अर्थ में। मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस का मतलब कहीं पे एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलता है, कहीं पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलता है, कहीं पे माइल्ड टेम्परेचर। तो ऐसे टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते टेम्परेचर। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो वो अब हम देखेंगे क्विक रिविजन से। ठीक है, तो पूरे अर्थ, जो हमारा पूरा अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है और कहा जाता है कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती है। और सनरेज, डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से इक्वेटर पे वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन हमको इक्वेटर में देखने को मिलता है। एंड एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स का मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो, जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, तो उस लैटिट्यूड्स को हम हायर लैटिट्यूड्स बोलते हैं, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो। एज वी गो टुवर्ड्स द पोल, फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो उसको हम बोलते हैं हायर लैटिट्यूड्स। तो एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स द टेम्परेचर डिक्रीसेस, टेम्परेचर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो सनरेज है वो अब डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, लेकिन एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स ओब्लिक एंगल्स पे सनरेज पड़ने लगती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि सनरेज डायरेक्ट ना पड़ने की वजह से, ओब्लिक एंगल्स पे पड़ने की वजह से हायर लैटिट्यूड्स में जितना जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। दैट इज़ द रीज़न वाई जो पोल्स होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? सबसे पहला है लैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द फैक्टर। एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स द टेम्परेचर डिक्रीसेस, दैट मीन्स एज वी गो फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिला, लैटिट्यूडनल टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिला। पहला फैक्टर ये है। ओके, सो अब आपने लैटिट्यूड समझ लिया, तो लैटिट्यूड से रिलेटेड अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जल्दी से, वो है क्लाइमेट जोन्स। हमारे पूरे अर्थ में कुछ डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स होते हैं और ये क्लाइमेट जोन्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? बाय द लैटिट्यूड्स। दैट मीन्स क्लाइमेट जोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द लैटिट्यूड्स दैट रन अक्रॉस द अर्थ। लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है कि लैटिट्यूड्स हमारे पूरे अर्थ में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन्स होती है। लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड्स बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक इमेजिनरी लाइंस। तो ऐसे लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्लाइमेट जोन्स होते हैं
हमारे अर्थ पे कुछ डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स होते हैं, जैसे कि ये लैटिट्यूड से ये लैटिट्यूड के बीच में एक क्लाइमेट जोन होगा, फिर ये लैटिट्यूड से ये लैटिट्यूड के बीच में दूसरा एक क्लाइमेट जोन होगा। तो मतलब लैटिट्यूड के रेंज के अकॉर्डिंग क्लाइमेट जोन को डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्लाइमेट जोन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब पूरे अर्थ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि बीच से जाने वाली लैटिट्यूड को हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के ऊपर वाला जो एक लैटिट्यूड है नदर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एक और लैटिट्यूड है, उसको हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल। ओके, अब नीचे आ जाइए, इक्वेटर के नीचे जिसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब सदर्न हेमिस्फीयर के इक्वेटर के नीचे एक लैटिट्यूड जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे एक और लैटिट्यूड जाती है, उसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आर्टिक सर्कल। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिसके बेसिस पे क्लाइमेट जोन्स डिफाइन किए जाते हैं। कैसे, अब हम देखते हैं। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन लाई करता है, वहाँ पे कौन सा क्लाइमेटिक जोन होगा? वहाँ पे होगा टॉरिड जोन। तो सो द रीजन विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड एज द टॉरिड जोन। ओके, अब नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल, ये दोनों रीजन के बीच में जो क्लाइमेटिक जोन आता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ओके, सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर पे कॉन्सेंट्रेट करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो रीजन आता है, उस रीजन में जो क्लाइमेटिक जोन है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। वो भी टेम्परेट जोन है। सो टेम्परेट जोन्स कौन कौन से रीजन में आते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में आता है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आता है। ये दो रीजन्स को हम टेम्परेट जोन्स बोलते हैं। ओके, थर्ड जो क्लाइमेटिक जोन होता है वो है फ्रिजिड जोन। वो कहाँ पे लाई करता है? वो ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर के जो आर्टिक सर्कल है उसके बियॉन्ड जो भी एरिया होगा, जो भी रीजन होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर के एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड जो भी रीजन होगा उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ओके, सो अब ये तीन क्लाइमेटिक जोन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, उसका मतलब टेम्परेचर किस तरीके से? टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हाई वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है इक्वेटर पे, और ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती है, स्पेशली इक्वेटर पे। तो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अब टेम्परेट रीजन की बात करें तो ऐसे टेम्परेट रीजन में माइल्ड टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर हमको देखने को नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू द टॉरिड जोन, टॉरिड जोन के कंपैरिजन। और फ्रिजिड जोन में जब आए तो वहाँ पे और भी ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड जितना ज़्यादा हायर होता जाएगा टुवर्ड्स द पोल, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होगा, सबसे वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, फिर उसके बाद उससे भी माइल्ड टेम्परेट जोन में होगा, फिर उससे भी कम टेम्परेचर पोलर रीजन्स में होता है। ये मैं नॉर्दर्न और सदर्न दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक कुछ इस तरीके से क्लाइमेटिक जोन को डिफाइन किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो फिर से रीप्ले करके देखिएगा, आपको वैसे एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अब जो ये क्लाइमेट जोन्स ऑफ अर्थ है, ये किसने ढूंढ निकाला है? इसको ढूंढ निकाला है हमारे एक ग्रीक स्कॉलर है जिसका नाम है एरिस्टोटल। वो एक स्कॉलर थे जिन्होंने क्लाइमेट के डिफरेंट जोन्स होते हैं हमारे पूरे अर्थ में, उन्होंने ही ढूंढ निकाला है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ज़रूर उसको ध्यान दीजिएगा कि एरिस्टोटल इज दैट ग्रीक स्कॉलर हु डिस्कवर्ड दिस क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। ओके, सेकेंड फैक्टर कौन सा है? सेकेंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर वेरिएशन इज द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब कि अर्थ के सरफेस से जैसे ही हम हाइट बढ़ाते जाएंगे, अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ती जाएगी, उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। सो एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, एज वी गो टुवर्ड्स द हायर ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में कंफ्यूज मत होइएगा। लैटिट्यूड मतलब वो इमेजिनरी लाइंस की बात कर रही हूँ, और ऑल्टीट्यूड का मतलब कि अर्थ के सरफेस से जितना हाइट बढ़ता जाएगा उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। सो एज वी गो टुवर्ड्स द हायर ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। हमने पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ का सरफेस जो होगा उसमें टेम्परेचर डिफरेंट होगा,
और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा. सो एल्टीट्यूड इज ऑल्सो द सेकेंड रीजन, सेकेंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर वेरिएशन. आपने देखा होगा कि माउंटेन वाले रीजन में सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ पे पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द सी लेवल एरिया. ओके, ये है ऑल्टीट्यूड की बात. अब थर्ड है कि प्रॉक्सिमिटी टू द लार्ज वाटर बॉडीज़. प्रॉक्सिमिटी टू द लार्ज वाटर बॉडीज़ ये भी एक फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर वेरिएशन. कैसे? लार्ज वाटर बॉडीज़ का मतलब, वाटर बॉडीज़ का मतलब जैसे आप पता है कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, और लार्ज वाटर बॉडीज़ का मतलब ओशंस, जैसे कि बड़े लार्ज वाटर बॉडीज़. तो आपको पता होगा, आपने कब, मैंने पिछले कुछ वीडियो पहले भी मैंने ये चीज़ एक वीडियो में बताई थी कि वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. वाटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वाटर बहुत ही स्लो प्रोसेस में हीटअप होता है, और एक बार वो हीटअप हो गया तो बहुत ही स्लोली वो कूल डाउन भी होता है. सो वाटर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटर इज इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू हीट अप एज वेल एज इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू कूल्स डाउन एज वेल. ओके, जबकि लैंड का डिफरेंट केस है. उसका कैरेक्टरिस्टिक लैंड का क्या है, वो क्विकली हीटअप हो जाता है और क्विकली कूल्स डाउन भी हो जाता है. आपने देखा होगा कि लैंड जो है दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है डे टाइम में, और जब नाइट टाइम आता है तो वो लैंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है. और एक और एग्जांपल से बताती हूँ कि आपने जैसे गर्मियों में आपके वाटर टैंक जो होते हैं घरों के, टंकी जिसको बोलते हैं, तो वो जो वाटर टैंक है वो दिन के टाइम में जितने भी गर्मी है वो पानी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो जब रात हो जाती है तो भी वो गर्मी रहती ही है उस पानी में, गर्म पानी ही रहता है टैंक में. तो वो क्यों रहता है, वो ठंडा क्यों नहीं होता रात होने के बाद भी? तो इसका एक वाटर का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वाटर जल्दी ठंडा नहीं होता अगर गर्म हो जाए, और गर्म भी जल्दी नहीं होता. सो इट टेक्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर. तो मैं यहाँ पे इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जो लार्ज वाटर बॉडीज़ वाले एरिया के पास में, प्रॉक्सिमिटी के में जितने भी लैंड एरियाज होंगे, वहाँ का टेम्परेचर भी वेरी करेगा. कैसे? जैसे कि कोस्टल एरिया वाला रीजन जो होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कंपैरेटिवली स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा एज़ कम्पेयर टू दी इंटीरियर एरियाज. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो कोस्टल जो एरियाज होते हैं वहाँ का स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, और जैसे ही हम इंटीरियर स्टेट्स में देखें तो वहाँ का जो वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होगा, बहुत ही एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर देखने को मिलेगा. तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैंड गेट्स हीट अप वेरी क्विकली एंड कूल्स डाउन ऑल्सो वेरी क्विकली. जबकि कोस्टल एरिया में बिकॉज इट इज़ नियर टू द लार्ज वाटर बॉडीज और द वाटर बॉडीज, द वाटर विल टेक टाइम टू हीट अप एज वेल एज इट टेक्स टाइम टू कूल डाउन. सो काफ़ी स्टेबल रहता है क्लाइमेटिक कंडीशन जो कोस्टल एरिया में होता है. तो proximity to the large water bodies or any water bodies can also influence the temperature variation of a particular area. Okay. नेक्स्ट फैक्टर है ओशन करंट्स. हमने काफ़ी बार पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि ओशन करंट्स भी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है एक पर्टिकुलर एरिया का. ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है? मूविंग ओशन वाटर इज कॉल्ड ओशन करंट्स. अब ओशन वाटर कैसे मूव करता है? विंड्स जो हवाएं चलती हैं वो ओशन वाटर को मूव करवाती है. तो ऐसे ओशन करंट्स जो चलती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जब जाएगी तो साथ में उस एरिया का टेम्परेचर भी कैरी करके लेके जाएगी. सो व्हाट विल हैपन? इट विल इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द अदर एरिया ऑल्सो. ओशन करंट्स will carry the temperature of the first location, and also it will carry that temperature along with it, and it also influences the temperature of the other area as well. Okay, तो इस तरीके से ocean currents भी temperature के variation में one of the factor होता है. ओके, सो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी चीज़ें रिविजन थी जो पिछले वीडियोस में हमने कवर की थी, और आज के वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं जो कि एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स है. क्योंकि पिछले जो चीज़ें हैं हमको रिवाइज़ करना ज़रूरी भी था आज की वीडियो की कंटिन्यूएशन के लिए. सो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अब एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स. देखिए, इसको समझने से पहले ये है क्या, ये काम कैसे करता है, इसको समझने से पहले ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है. क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हाँ आपको एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स के बारे में पता है, जोग्राफिकल फिनोमिना है, पर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो एक इंट्रो से शुरू करते हैं कि ये एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स होती क्या है. देखिए, विंड पैटर्न्स से शुरू करते हैं, उसके बाद हम एयर प्रेशर को समझें. देखिए, विंड पैटर्न्स का मतलब, विंड का मतलब क्या होता है?
मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर होती है जब वो मूव करती है उसको हम बोलते हैं विंड, ठीक है। अब ये एयर मूव क्यों करती है, ये विंड क्यों चलती है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे पूरे अर्थ में टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। हमें पता है कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कहीं पे कम टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से कहीं पे एयर का प्रेशर हाई हो जाता है, कहीं पे एयर का प्रेशर लो हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, बस इतना आप समझिए कि टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से कहीं पे ज़्यादा गर्मी, कहीं पे ज़्यादा ठंडी, कहीं पे मॉडरेट, तो ऐसा डिफरेंस होने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या है कि हाई प्रेशर कहीं पे हो जाता है, कहीं पे लो प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में बैलेंस आउट करने के लिए विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विंड किस डायरेक्शन पे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। क्यों, अगर आप पूछो क्यों, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप खुद ही समझ सकते हो कि एक जगह पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या होगी, उस प्रेशर से रिलीज होके निकल जाना, ऐसी जगह पे निकल जाना जहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। सो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। एयर मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर में क्या होगा, वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो लो प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है, लो प्रेशर कन्वर्जेंस करती है। और हाई प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो डाइवर्ज करती है, बाहर की तरफ फेंकती है एयर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से वो खींचती है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर है। तो इस तरीके से विंड्स चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ऐसा विंड का अलग अलग पैटर्न्स होते हैं हमारे पूरे अर्थ पे। एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है विंड का चलना। अब वो क्यों चलते हैं मैंने आपको अभी बताया कि हाई प्रेशर कहीं पे होता है, कहीं पे लो प्रेशर होता है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए विंड्स चलती हैं। और उस विंड्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न पूरे अर्थ में बिछी होती है, उसको हम बोलते हैं विंड का पैटर्न, विंड्स पैटर्न। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है, एयर प्रेशर विंड पैटर्न्स काम कैसे करता है। अब आते हैं ज्योग्राफी का असली मतलब जो कॉन्सेप्ट है। देखिए, एयर प्रेशर से शुरुआत करते हैं। एयर का प्रेशर का मतलब, अगर हम टेक्निकल भाषा में डेफिनेशन में बात करें तो मतलब होता क्या है कि ये जो एयर का वेट होता है वो फोर्स लगाता है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एट ए गिवन पॉइंट। मीन्स इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर एट ए गिवन पॉइंट और एट ए गिवन एरिया। इट इज़ कॉल्ड एज द एयर प्रेशर। जो अर्थ का सरफेस है उसकी तरफ जो एयर का वेट है वो फोर्स लगाता है एट ए गिवन पॉइंट और या एक गिवन एरिया में अर्थ के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर, ठीक है। अब दो टाइप के एयर प्रेशर होते हैं, हमने अभी पढ़ा हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, वहाँ पे अर्थ के सरफेस पे वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। ओके, सो हम एक छोटे से डायग्राम से ये समझेंगे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस किस तरीके से है और विंड कैसे चलती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इस छोटे से डायग्राम से हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक हाई प्रेशर वाला एरिया है, ये एक लो प्रेशर वाला एरिया है। एयर के प्रेशर में डिफरेंस क्यों आता है, हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। मान लीजिए वर्ल्ड का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और दूसरा एक ऐसा पार्ट होगा वर्ल्ड का जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, कंपैरेटिवली उस पहले वाले जगह से कम होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एयर के प्रेशर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो कहीं पे हाई प्रेशर बन जाता है तो कहीं पे लो प्रेशर बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए ये हाई प्रेशर एरिया है और ये लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर होना किसका, एयर मॉलिक्यूल्स का। एयर मॉलिक्यूल्स का हाई प्रेशर होना, हाई प्रेशर होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे जो अर्थ की सरफेस की तरफ डिसेंड हो रहे हैं, नीचे की तरफ बैठ रहे हैं। कहने का मतलब हायर ऑल्टीट्यूड्स के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ डिसेंड हो रहे हैं, बैठ रहे हैं अर्थ की सरफेस की तरफ। अब जाहिर सी बात है, जब ये एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ डिसेंड होंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन होगा, एयर में कंप्रेशन होगा, ओके।
कंप्रेशन होगा तो एयर में जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा कि एयर का जो टेम्परेचर है वो वार्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जब वार्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द एयर, उससे क्या होगा कि वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वार्मिंग इफेक्ट में होता क्या है कि एयर मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए। मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वार्मिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। क्यों वार्मिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे एयर का कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, नीचे की तरफ एयर मॉलिक्यूल्स बैठ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है हाई प्रेशर वाले एरिया के एयर मॉलिक्यूल्स का, वो बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा हाई प्रेशर वाले एरियाज़ के जो जहाँ के जो कंडीशंस होती हैं जनरली क्लियर स्काई होती है। क्लियर स्काई मतलब साफ बादल होते हैं हाई प्रेशर वाले एरियाज़ में, और स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, स्टेबल क्लाइमेट होता है, बारिश नहीं होता, बारिश, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और साफ बादल होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाई प्रेशर एरिया के। ठीक है, अब हम बात करते हैं लो प्रेशर एरिया की। लो प्रेशर मतलब कि प्रेशर लो है, किसका? एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लो है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसका प्रेशर लो होगा तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे एसेंड होने की जगह पे, नीचे डिसेंड होने की जगह पे, नीचे बैठने की जगह पे एसेंड होगी। यहाँ पे डिसेंड हो रही है, एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ बैठ रही है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेगी। क्यों उठेगी? क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बहुत कम है। और लो प्रेशर वाले एरिया में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लो प्रेशर वाले एरिया में ऐसी एरियाज होती हैं जहाँ पे सन रेज बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में देखने को मिलता है, हाई अमाउंट में देखने को मिलता है। मतलब सन रेज बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लो प्रेशर एरिया में पड़ता है। जब ऐसे एरियाज में डायरेक्ट सन रेज पड़ते हैं तो यहाँ का लैंड जो है वो हीट अप जल्दी हो जाता है। सन रेज ज़्यादा जल्दी पड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने की वजह से लैंड हीट अप हो जाता है और उससे एसोसिएटेड जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी हीट अप हो जाता है, तो एयर भी हीट अप हो जाएगा। और एयर मॉलिक्यूल्स जब हीट अप हो जाती है तो उसकी टेंडेंसी होती है एयर राइज अप होना। कहने का मतलब हवाएं जो होती हैं, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसका नाम है कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट्स, ऐसे करंट्स मतलब ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर की तरफ उठ रही है, एसेंड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सन रेज ऐसे लैंड एरिया में पड़ रही है जिसकी वजह से लैंड जो है वो हीटअप हो रहा है और उससे एसोसिएटेड जो भी एयर है वो भी हीटअप हो रहा है। एयर मॉलिक्यूल्स जब एक बार वार्म हो जाती है तो एयर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है राइज होने की, ऊपर की तरफ उठने की, एसेंड होने की। इससे क्या होगा कि कन्वेक्शनल करंट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट, हवाएं ऊपर की तरफ उठना। ठीक है, अब जब ये एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेगी, हमें पता है कि ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, जैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये वार्म एयर है, यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये हीटअप होके ऊपर की तरफ उठी, तो यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये वार्म एयर होगा। अब जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो धीरे धीरे करके ये ठंडे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो वार्म एयर धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वार्म एयर कूल होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, कोल्डर एयर की तरफ चलता जाएगा। तो ऐसा एक टाइम आएगा जब ये वार्म एयर कूलर एयर में कन्वर्ट होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कूल एयर में कन्वर्ट होने के बाद इसके अंदर की कैपेसिटी नहीं रहेगी टू होल्ड मॉइस्चर नहीं रहेगी। जब ये ऊपर एक टाइम पे ऊपर की तरफ उठती जाएगी वो नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या था हाई प्रेशर में कि कंप्रेस होने की वजह से वार्मिंग इफेक्ट हो रहा था। वार्मिंग इफेक्ट की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो मॉइस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा गर्म होंगे एयर मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पे लो प्रेशर में हवाएं जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वार्म एयर से कूलर एयर में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे में जो भी वार्म एयर मॉइस्चर कैरी करके ऊपर लेके जाएगी वो
मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी। वाई? क्योंकि ऑल्टीट्यूड का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो ऐसे में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? ऐसे केस में एक टाइम ऐसा आएगा जब एक ऑल्टीट्यूड में कंडेंसेशन होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन को हम एक और नाम से बोलते हैं रेनफॉल। तो यहाँ ऑब्वियसली लो प्रेशर एरिया में रेनफॉल होता है, लो प्रेशर एरिया में कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि जहाँ बादल होंगे वहाँ पे तो रेनफॉल होगा ही। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही तेज हवाएं चलती है। स्टॉर्म लाइक कंडीशन हमको देखने को मिलता है, स्टॉर्म्स देखने को मिलता है। तो स्टॉर्म्स हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, बादल बनेंगे, बारिश होगी, कंडेंसेशन होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर कंपैरेटिवली वार्म एरिया होता है एज कंपेयर टू हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर थोड़ा सा कोल्डर एरिया होता है, क्यों? क्योंकि सन की जो रेस है वो ज़्यादातर लो प्रेशर एरिया में डायरेक्ट पड़ती है। ज़्यादातर सन रेस पड़ने वाली एरियाज़ को लो प्रेशर एरिया बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सन रेस पड़ती है। कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया में थोड़े से कम सन रेस पड़ती तो यहाँ पे भी है, बट कम होती है एज़ कम्पेयर टू लो प्रेशर एरिया। इसकी वजह से यहाँ पे एयर प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है। ज़्यादा हो सन रेस की तो हीटअप ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर कंडीशन होगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर एरिया में साइक्लोनिक कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये अनस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। अनस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ पे होता है? लो प्रेशर एरिया में, जबकि यहाँ पे स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। और आपको ये अभी तो हमने देखा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चलती हैं। विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एयर मॉलिक्यूल्स का, और वो डाइवर्ज करती है बाहर की तरफ, एयर मॉलिक्यूल्स को फेंकती है। और लो प्रेशर एरिया क्या करता है? उस एयर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ज करता है, अपनी तरफ खींचता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लो प्रेशर एरिया नहीं रहेगा। एक टाइम बाद इसमें भी एयर मॉलिक्यूल्स भरते जाएंगे और ये भी कहीं ना कहीं कन्वर्ज करते करते हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई ऐसा एरिया होगा अर्थ का जहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में वो एरिया लो प्रेशर हो जाएगा और ये हाई प्रेशर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम से हमने समझा कि किस तरीके से एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे कि उस एरिया में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और एक और चीज़ नोट करिएगा, मैं बोलना भूल गई थी, अभी मैं बता देती हूँ कि लो प्रेशर एरिया में जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम होता है, ये अभी हमने पढ़ा। तो जब ये वार्म एयर धीरे धीरे करके अपना टेम्परेचर लूज करने लगता है, कूल होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। ओके, तो वार्म एयर जब कूल हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैं बोलना भूल गई थी। तो ये पूरा प्रोसेस है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं विंड सिस्टम्स या विंड का पैटर्न जो हमारे पूरे अर्थ पे चलता है। इस डायग्राम में जितने भी विंड सिस्टम्स हैं वो चल रहे हैं, इस डायग्राम में आपको नाम दिए गए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नाम देखेंगे, कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में कौन से विंड सिस्टम चलते हैं और किस डायरेक्शन में चलते हैं, ये सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में गए तो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, विंड सिस्टम, विंड पैटर्न ऐसे बनते क्यों हैं ये हम देखेंगे। तो उसके लिए जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एयर प्रेशर की वजह से विंड्स चलते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वही सेम कंसेप्ट, बेसिक वाला कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसी विंड सिस्टम या इसी विंड पैटर्न में कि क्यों ऐसे चलते हैं इस डायरेक्शन में। उसके लिए कंसेप्ट्स हैं, सेल्स, जो कि पोलर सेल्स हो गया, हेडले सेल्स, फेरल सेल्स, कुछ सेल्स हमारे एटमॉस्फेयर में बन जाते हैं जिसकी वजह से ये विंड के पैटर्न्स सेट हो जाते हैं। तो अभी इतना डिटेल में मत जाइए, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ विंड सिस्टम पैटर्न जो है उसके नाम देखेंगे, कौन से डायरेक्शन में चलते हैं और किन लैटिट्यूड्स के बीच में चलते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। रेस्ट हम क्यों ऐसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप डायग्राम पे फोकस करिए कि जो इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर से 30 डिग्री लैटिट्यूड
चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में आपको एक विंड सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स को एक और नाम से बोला जाता है जो कि है ईस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि ईस्ट से आने वाली हवाएं होती हैं, आपको एरो दिख रहा होगा, ईस्ट से चल रही है, तो इसको ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, ऐसे ट्रेड विंड्स को। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ऐसे ट्रेड विंड्स को हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से आने वाली ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स होती है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे ट्रेड विंड्स को साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर की ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन मतलब इक्वेटोरियल रीजन और 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में जो चलती है वो है ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब 30 डिग्री लैटिट्यूड और 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो विंड सिस्टम चलती है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, इन दो लैटिट्यूड के बीच में जो विंड सिस्टम चलती है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्यों? क्योंकि वेस्ट से आने वाली हवाएं, वेस्ट से स्टार्ट होने वाली हवाएं को वेस्टर्लीज बोलते हैं। अब जो वेस्टर्लीज है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ब्लो होना स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो होती है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वेस्टर्लीज कहाँ से ब्लो करती है, स्टार्ट होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो होती है। आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, उसके रेस्पेक्ट में आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट है पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज मतलब पोलर रीजन का जो ईस्टर्लीज हवाएं चलती हैं विंड सिस्टम्स, वो कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में होता है? 60 डिग्री लैटिट्यूड से पोलर रीजन तक, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो। क्योंकि ये पोलर ईस्टर्लीज होती हैं तो वहाँ की जो हवाएं होती है बहुत ज़्यादा फ्रिजिड, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की होती है और वो 60 डिग्री से पोलर रीजन तक एक्सटेंड करती है। तो ऐसे ईस्टर्ली कोल्ड विंड्स को हम पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो। आई होप आपको ये विंड सिस्टम के नाम और विथ डायरेक्शन एंड लैटिट्यूड्स समझ में आ गए होंगे। कुछ कन्फ्यूजन हो तो एक और बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सेल्स ये बनते कैसे हैं, विंड सिस्टम्स बनते कैसे हैं, उसके लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये विंड सिस्टम्स बनते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो सबसे पहला रीज़न क्या है, आपको पता ही होगा, अगर आपने पहले ही ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि ये एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पहला रीज़न है वेदर का प्रेडिक्शन करना। क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट, जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं, वो ऐसे ये जो क्लाइमेट के, वेदर के जो फॉरकास्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? ऐसे एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स के डेटा को एनालाइज करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्लाइमेट और वेदर को एनालाइज करते हैं। क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस आपको पता ही होगा। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है। जो वेदर होता है वो डे टू डे मतलब डेली बेसिस में जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं उसको एनालाइज करके फॉरकास्ट करते हैं जो हमारे मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं। और जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम का जितना भी वेदर फॉरकास्ट होता है उसका एक एवरेज निकालते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस पर्टिकुलर एरिया का क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो डिटरमाइन करता है। सो ये डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर क्लाइमेट को एनालिसिस करना है तो वेदर तो पता होना चाहिए, और वेदर को समझना है तो वेदर के कंपोनेंट्स जो कि विंड पैटर्न्स एंड एयर प्रेशर है उसको भी, उसके डेटा को एनालाइज करना ज़रूरी है। तो चाहे वो क्लाइमेट हो, वेदर हो, दोनों को एनालाइज करने के लिए एयर प्रेशर एंड विंड पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है जो हमारे मेटीरियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारे पूरे अर्थ में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक विंड पैटर्न्स चलते हैं। अब होगा क्या कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, कहीं पे कम गर्मी पड़ती है, कहीं पे हो सकता है कि कोल्ड टेम्परेचर से थोड़ा हॉट टेम्परेचर की तरफ आ गया, थोड़ा माइल्ड टेम्परेचर की तरफ, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आने लग गया कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज़ में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। उससे क्या होगा कि ये जो एयर प्रेशर है, इन एयर प्रेशर के बीच में जो बैलेंस पहले बैठता था
जिसकी वजह से विंड पैटर्न्स चलती थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, कहीं पे हो सकता है कि कोल्ड, पहले एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर था तो अब थोड़ा सा कम एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशंस में डिफरेंस आने की वजह से जो प्रेशर है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का, उसमें उसका बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और उसकी वजह से होगा क्या कि जो विंड का पैटर्न्स है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो शिफ्टिंग ऑफ विंड पैटर्न्स हमको देखने को मिलेगा। जहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन में विंड सिस्टम्स चलती है उसमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी ये जो भी एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स है उसको समझना ज़रूरी है, जो भी मेटीरियोलॉजिस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग विंड पैटर्न्स है अगर उसको नहीं समझ पाए तो उसमें शिफ्टिंग हुई है या डिस्टर्बेंस हुई है उनको कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए भी फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए भी इसको समझना पढ़ना ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है। थर्ड वन इज़ फॉर द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स। जो भी एग्रीकल्चर और द फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे डेटास को एनालाइज करते हैं वेदर फॉरकास्ट के। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कब प्लांट करना है, कब हार्वेस्ट करना है, कब इरिगेट करना है, उसको डिसाइड वो बेहतर कर सकेंगे। ठीक है। फॉर द एग्रीकल्चरिस्ट एंड द फार्मिंग के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज द नेविगेशन एंड एविएशन सेक्टर। इस सेक्टर वालों को भी विंड पैटर्न्स को समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जो सेलर्स होते हैं वो शिप चलाते हैं और पायलट्स जो होते हैं वो प्लेन चलाते हैं। तो एक पर्टिकुलर विंड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वो अपने रूट को सेट करते हैं। तो जो भी वेदर फॉरकास्टिंग वाले लोग होते हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट हैं, वो ऑलरेडी वेदर को फॉरकास्ट करते हैं कि विंड का पैटर्न इस तरीके से है, तो वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करते हैं, अपने शिप्स को ले जाते हैं या फिर प्लेन को ले जाते हैं। वाई? बिकॉज उसके पीछे रीजंस ये है कि एक्सीडेंट्स नहीं होते। दूसरा रीज़न ये है कि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे विंड पैटर्न्स में कुछ शिफ्टिंग हुई, डिस्टर्बेंस हुआ, तो वेदर फॉरकास्टिंग वाले बताते हैं कि हाँ ऐसे विंड पैटर्न्स में शिफ्टिंग हुई है, डिस्टर्बेंस हुआ है। तो जो नया विंड पैटर्न सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो जो सेलर्स और पायलट होते हैं वो अपने रूट को डिसाइड करते हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो ये भी कारण होता है। नेविगेशन एंड एविएशन सेक्टर्स वालों को भी ये समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी ये बहुत ही ऐसा चीज़ है जो हम कभी नहीं ध्यान देते कि एक जगह की एयर क्वालिटी भी डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस विंड पैटर्न। कैसे कि जब एक विंड का पैटर्न चलता है तो ऑब्वियसली बात है जहाँ से विंड चलती है वहाँ की पोल्यूटेंट्स, वहाँ का पोल्यूशन लेके जाती है दूसरे एरिया में। तो अगर मान लीजिए कुछ दूसरे एरिया में विंड का पैटर्न शिफ्टिंग हो गई, डिस्टर्बेंस हो गया, तो हो सकता है कि दूसरे एरिया में पोल्यूशंस और या फिर डिस्पर्शन देखने को मिले। तो एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी विंड के पैटर्न्स को समझना ज़रूरी हो जाता है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमको समझना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही। और आई होप अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, पूरी देखी होगी, तो आप इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा सीख सके होंगे। काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आज का वीडियो, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, फ्रूटफुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर मुझे अच्छा लगता है नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करके दूँ। ऐसा एक मोटिवेशन अंदर से आता है। लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत गलत बात है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ही देख के चले जाते हो तो बहुत बुरा लगता है। अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा मेहनत का फल मुझे चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो भी मतलब ट्रेड विंड्स और पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये सारी चीज़ें हमने जो चीज़ें पढ़ी है ना, ये विद डायग्राम हम एक सेल्स में मतलब एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है। तो अभी इतना ज़्यादा डिटेल में मत समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन हाँ बने रहिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ भी बने रहोगे और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।